हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुख्य परीक्षा का अभ्यास सत्र चल रहा है, सेशन है, ठीक है। वीडियो के माध्यम से प्रत्येक वीडियो में 5 प्रश्न रहेंगे, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में आपने देखा है। और पिछले वाले वीडियो में जो हमने 5 प्रश्न दिए हैं वो प्रश्न हम आपको पहले भी दे चुके हैं और आप लोग उसको लिखे भी हैं, उसका हमने मूल्यांकन भी किया है ग्रुप में। हम वहाँ भी बता सकते थे वो सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बोलने का और दूसरी चीज़ है कि आप अगर कोई चीज़ सुनते हैं तो बड़ी जल्दी याद होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक फॉर्मेट तो हम वहाँ भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये सुटेबल रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप इसको सुनेंगे, एक बार नहीं 2 बार सुन लेंगे तो वो याद हो जाएगा, है ना। ये बेनिफिट है इसमें। अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना है और वीडियो को सुनते हुए अपने अपना उत्तर लिखा है, तो ये पक्का है कि आप का जो उत्तर है एक आकर्षक होगा, एक अच्छा उत्तर होगा, एक प्रभावी उत्तर होगा आपका। प्रश्न के अनुसार अगर उत्तर दिया जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल, ज़्यादा लाभदायक होता है वो। और अगर कहीं प्रश्न कुछ और पूछा गया, बता कुछ और रहे हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। पढ़ने वाले का इंटरेस्ट नहीं जगता ना, फालतू चीज़ें कौन पढ़ता है। हमने ग्रुप में कई लोगों को देखा भी है, आप लोगों को कई बार देखा है कि प्रश्न कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं। पूछी गई विशेषता तो बता रहे हैं कारण परिणाम, बताते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। पूछने पे बता देते हैं कि शब्द ही कम है। शब्द कैसे कम है भाई? 400 शब्द है बस। लिखने पे आइए ना, पॉइंट देकर उसका वर्णन कीजिए। बिंदु लिख के उसका वर्णन करना, उसकी व्याख्या करना, ये आपके शब्द की सीमा को बढ़ा देता है और शब्द आपका पूरा हो जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रश्न में या आपके उत्तर में शब्द सीमा कंप्लीट है या नहीं है, मायने ये नहीं रखता। मायने ये होना चाहिए रखता है कि आपका उत्तर में जो आपने मटेरियल जो आपने दिया है, कंटेंट, वो कंप्लीट है, वो पूरा है या नहीं है। अगर आपका कंटेंट पूरा है, आपने प्रश्न को पूरी तरह से समझ के पूरे प्रश्न की व्याख्या कर दी है सही ढंग से, ये नहीं कि आँख की जगह कान, कान की जगह नाक हो जाए, है ना। अगर आपने किया है, आपको फिर उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। या अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि शब्द सीमा को प्राप्त करना है ना। तो शब्द सीमा को प्राप्त नहीं करना, आपको कंटेंट पूरा दे देना है ज़रूर, ये ज़रूरी होता है। फिलहाल आज हम देखेंगे पटना कलम चित्रकला के बारे में, है ना। प्रश्न भी था, पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पटना कलम चित्रकला जो है ना, विशेषताओं की बात हो रही है यहाँ पे, मुख्य विशेषता स्पष्ट करनी है। तो सबसे पहले तो भाई परिचय देना पड़ेगा ना, पटना कला है क्या आखिरकार, है ना। पटना कला आखिर है क्या, ठीक है। तो जैसे आप शुरू कर सकते हैं पटना कला के बारे में कि 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक पटना कला का विकास हुआ, जिस पर मुगल शाही शैली का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है ना। या फिर इसको इस तरीके से परिचय में दे सकते हैं
कि तत्कालीन ब्रिटिश कला के साथ साथ मुगल शैली के प्रभाव, मुगल कला शैली से प्रभावित पटना शैली चित्रकला का विकास 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक हुआ। ये आपको परिचय हो गया इसका, इतना बहुत है। हम अब इसकी विशेषता पे चलेंगे, क्योंकि मुख्य बिंदु तो विशेषताओं का वर्णन करना भाई। तो विशेषता में देखेंगे तो सबसे पहले लघु चित्र है भाई। लघु चित्र कैसे कि यह अधिकतर कागज और कहीं कहीं हाथी दांत पर भी बनाया गया। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि सादगीपूर्ण और समानुपातिक रूप से देखा जा सकता है। इसमें मुगल चित्रों की भव्यता का तो अभाव है, साथ ही कांगड़ा चित्र शैली के विपरीत इसमें भवन स्थापत्य कला की विशेषताएं भी क्या हैं, अनुपस्थित हैं। इसमें चटख रंगों का प्रयोग कैसा है, अधिक हुआ है या कम हुआ है, तो भैया नगण्य है। पहला पॉइंट हो गया, वर्णन भी कर दिया हम। दूसरा है सामान्य जनजीवन का चित्रांकन। तो सामान्य जीवन का मतलब क्या है भाई, काम करते हैं लोग, खाना भी बनाते हैं ना, कुदाल भी चलाते हैं, फावड़ा चला रहे हैं, कोई हल जोत रहा, कोई मजदूरी कर रहा है। सामान्य जनजीवन यही है, कोई धान को बोझ ढो रहा, कोई गेहूं को बोझ ढो रहा, कोई कुछ और काम कर रहा, कोई भैंस गाय कोई पाला हुआ। तो सामान्य जनजीवन कुछ ऐसा ही है, ठीक है। मिठाई की दुकान है, साड़ी की दुकान है, मछली की दुकान है, इन सब का दृश्य, इनका चित्रांकन हुआ। मदरसा, पाठशाला, दाह संस्कार, त्योहार, साधु संतों के चित्र बनाए गए हैं इसमें, इसीलिए सामान्य जीवन जनजीवन का चित्रांकन किया गया है। अगला है बारीक चित्रण किया गया है। इसका मतलब क्या है भाई, ये जो कलाकार थे ना, इनको एक महारत हासिल थी बारीक चित्रण में। ऊंची नाक, भारी भौं, पतले चेहरे, गहरी आंखें, घनी मूछें, ये सब दिखाई गई हैं इस चित्रकला के माध्यम से। चिड़ियों का भी चित्रण है, और इनको देख के ऐसा लगता है कि कलाकारों को पक्षियों के शरीर विज्ञान की बड़ी अच्छी जानकारी थी। विशेषता है भाई, कलाकारों की दबी हुई कल्पनाओं का चित्रण है इसमें। ये कैसे है भाई, अभी कहाँ पे दिखेगा भाई, ये दिखेगा जैसे महादेव लाल द्वारा एक बनाई गई है, एक चित्र बनाया गया रागिनी गांधारी चित्र, जिसमें क्या है, नायिका के विरह के अवसाद को बहुत बारीकी से दिखाया गया। माधवलाल द्वारा रागिनी तोड़ी पर आधारित एक चित्र भी है, जिसमें विरहिणी नायिका को वीणा लिए हुए दिखाया गया है। इन सब का जिक्र कर सकते हैं आप इसी कलाकारों की दबी हुई कल्पनाओं का चित्रण के माध्यम से। फिर शिवलाल हैं, उनके द्वारा मुस्लिम निकाह का चित्र और यमुना प्रसाद द्वारा चित्रित बेगमों की शराबखोरी का भी चित्र उकेरा गया है ना। फिर पृष्ठभूमि और लैंडस्केप का कम प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट है आपका, शब्द देखिए पूरा कैसे होगा। तो कम प्रयोग हुआ है, इसका मतलब क्या था, कारण इसका ये है भाई कि पृष्ठभूमि का चित्रण इसके मूल्य को बढ़ा देता और ये महंगा भी हो जाता। तो लोगों ने क्या किया, कम खर्चीले प्रयोग करना, कम खर्चीला काम किए और उसको वो करने में उनको उचित भी लगा काम। इसके अलावा प्राकृतिक रंगों का उपयोग भी किया गया है। प्राकृतिक रंग है इसमें लाल रंग लाह से बनाया गया, सफ़ेद रंग विशेष प्रकार की मिट्टी से तैयार किया गया, काला रंग कालिख या जलाए गए हाथी दांत की राख से तैयार किया गया, नीला रंग नील से प्राप्त हुआ। तो प्राकृतिक रंग है सब। उसके अलावा मुगल शैली से कुछ भिन्नता भी है भाई। कैसी भिन्नता है फिर, भिन्नता ऐसी है कि मुगल शैली के चित्रों की भांति राज्य रजवाड़ों से संबंधित कोई विषय वस्तु नहीं है इसमें। इसके अलावा जो रंगों का उपयोग और छायांकन का तरीका है
उसमें भी स्पष्ट अंतर हम देख सकते हैं। फिर साथ में विभिन्न चित्रकला शैलियों का इसमें प्रभाव भी नजर आएगा। शुरुआत में परिचय में ही हमने बता दिया था, मुगल शैली भी है, पहाड़ी चित्र शैली है, इनके चित्रकार भी रहे, तो इनकी भी कुछ छाप दिखाई पड़ती है, यूरोपीय प्रभाव भी इसमें दिखेगा आपको। ठीक है, अब ये सारी विशेषताएं हो गई। अब इसका एक निष्कर्ष भी देना पड़ेगा। निष्कर्ष भी आप दे दीजिए कि हालांकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शैली का पतन प्रारंभ हो, क्योंकि इस समय तक क्या हुआ, अनेक कला संरक्षक काल कवलित हो गए थे, अनेक कलाकार आश्रयहीन हो गए थे। परंतु बिहार की कला संस्कृति में पटना कलम का मूल स्थान है। क्यों है कि इसके संरक्षण के लिए बिहार सरकार और आमजन दोनों को प्रयास करना ही होगा। निष्कर्ष और इसी में आगे की राह भी वही दोनों चीजें आप एक साथ लगा सकते हैं। पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न क्या भाई, 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे? ये प्रश्न हम दे चुके हैं, आप लोगों ने लिखा भी है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक टाइप में, है ना। कारण ऐसे ही तो बताया आप लोगों ने। कारण ये बच्चों की तरह कारण नहीं बताए जाते, ठीक है। सामाजिक आर्थिक राजनीति की कक्षा 8 में भी जो बच्चा पढ़ रहा हो वो भी बता देगा, ऐसे कुछ कारण रहे होंगे। जो कारण बताने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ताकि लगे कि आप पढ़े हैं, सही में पढ़े हैं, शब्द बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप अपना शब्द को समेट रहे हैं, बिखरा पड़ा है सब कुछ, उसको समेट रहे हैं अभी। तो विद्रोह के कारण क्या थे? 1857 विद्रोह क्या अभी? अब 1857 का विद्रोह देखेंगे तो इसकी घटना की शुरुआत बैरकपुर छावनी से हो रही है मार्च 1857 में। हालांकि 10 मई 1857 से इसकी कंटिन्यूटी बढ़ती है और दिल्ली आकर लोग राजा के दरबार में उपस्थित होकर राजा को राजा बना देते हैं। कौन? बहादुर शाह जफर को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद दिल्ली पर कब्जा हो जाता क्रांतिकारियों का, है ना। कुछ ऐसी भूमिका बना के लिखनी है उसमें। मुख्य पॉइंट है इसका, कारण क्या है? तो कारण देखिए दो तरीके से होता है भाई, एक तो तात्कालिक है और एक है दीर्घकालिक। कारण सबको पता है दीर्घकालिक तात्कालिक क्या है, लेकिन लिखते समय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक ये सबसे सिंपल दिखता है सबको। क्या मतलब उसका? तो तात्कालिक कारण और दीर्घकालिक दो कारण है। तात्कालिक कारण क्या था भाई? तात्कालिक कारण ये था कि एक नई बंदूक लाई गई थी, है ना। एक नई बंदूक लाई गई, एनफील्ड राइफल। उसमें एक कारतूस भरना था जिसको पहले मुंह से खींचना था, फिर उसमें ठूंसना था। तो अफवाह ये थी कि गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। अब सैनिक कौन है? हिंदू और मुस्लिम ही है। तो क्या हुआ कि उनको लगा कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की एक रणनीति है अंग्रेजों की। इसी बात को लेके शुरुआत हो गई, है ना। अब तात्कालिक कारण है ये। दीर्घकालिक कारण में क्या हो जाएगा? दीर्घकालिक कारण बहुत कुछ है। क्या क्या है? पहला तो भाई दीर्घकालिक कारण में राज्य हड़प नीति रही अंग्रेजों की। इससे भी बहुत सारे लोग गुस्से में थे, बोल नहीं रहे थे, लेकिन मौका मिला तो सर उठा दिए। 1856 में अवध का विलय किया गया, हड़पा गया, है ना।
तो राज्य हड़प नीति में 1856 में अवध का विलय कर लिया गया। ठीक है, अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके उत्तराधिकारी हैं बर्जिस कादिर, उनकी बेगम है बेगम हजरत महल, है ना। फिर उधर झांसी, सतारा, इस तरीके से सबसे पहले सतारा का होता है, फिर जयपुर है, संभलपुर है, बाहत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ऐसे सभी राज्यों का किया गया। डलहौजी के द्वारा नीति चलाई गई थी, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा कारण है कर व राजस्व के कड़े नियम अपनाए गए थे, इससे भी लोग परेशान थे। समस्या किसानों की है। अच्छा, किसानों की समस्या है तो जो सैनिक थे वो कहाँ से थे? इन्हीं इसी तबके से तो गए थे भाई, है ना। फिर ईसाई मिशनरियों के प्रति इनको संदेह भी लगा, क्योंकि मिशनरियाँ जो हैं क्या करा रही थी? धर्म परिवर्तन, शिक्षा दे रही थी, लेकिन धर्म परिवर्तन का भी मार्ग खोल रही थी ये। इसके अलावा सामाजिक धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन हो रहा था। अब सामाजिक धार्मिक जीवन में जो परिवर्तन था वो कैसा था कि लोग उनके जीवन में दखल देने लग गए। सती प्रथा उन्मूलन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह जैसे अधिनियम पारित हुए 1829, 1856, है ना। तो इससे भी लोगों को थोड़ा गुस्सा लगा। फिर सैन्य कारण भी रहा है। सैन्य असंतोष क्या है भाई? पदोन्नति हो, चाहे वेतन हो, चाहे नौकरी का करने की बात हो, सब में दोहरा व्यवहार हो रहा था ना, क्या बोलते हैं उसको, कि दो तरफा व्यवहार था। मतलब एक को अच्छा था, एक के साथ बुरा था, काले गोरे का भेद हो रहा था, है ना। ये भी कारण था एक दीर्घकालिक में। ठीक है, तो ये थे कुछ कारण जो दीर्घकालिक रहे हैं। अब इनके वर्णन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, शब्द आपको पता है, पॉइंट्स नहीं बना पाते हैं, वो पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए आपको। लिखिए दबाव बढ़िया से। फिर क्रांति का बिहार में प्रभाव भी पड़ेगा। बिहार में पड़े चाहे भारत में पड़े, बात सेम रहेगी। कंपनी शासन की समाप्ति हो रही तो बिहार में ही नहीं हो रही, भारत में भी हो रही है ना। सामाजिक धार्मिक जीवन पर जो हस्तक्षेप हो रहा था उस पर रोक लग रही है, तो बिहार में ही नहीं भारत में लग रही है। सामाजिक धार्मिक ये सैन्य भर्ती अनुपात में कमी हो रही तो बिहार में नहीं भारत में भी हो रही। जैसे क्या हुआ कि अवध से जो सैन्य भर्ती होती थी उनका रेशियो अब कम कर दिया गया है ना। इसके अलावा फिर पूंजीपतियों को पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और कृषकों का शोषण बढ़ा। फिर बिहार में ही नहीं भारत में बढ़ा, भारत में भी बढ़ा है। जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश अधिकारों का प्रसार बढ़ा, तो बिहार में ही नहीं बढ़ा, वो झारखंड में, उड़ीसा, आंध्रा, कर्नाटका, जहाँ जहाँ जनजातियाँ सब जगह ऐसा ही है, नॉर्थ ईस्ट आपका है। तो बिहार का प्रभाव हो या फिर भारत में प्रभाव, सब दोनों सेम रहेंगे, ध्यान रखना इस बात का। इन सब चीज़ों का वर्णन करते हुए क्या करना हमें, 1871 में पहला कानून लाया गया था ना जनजातीय क्षेत्रों को लेकर, पहला कानून था 1871, उसका जिक्र कर सकते हैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट में। फिर अंत में इसका निष्कर्ष भी देना है। निष्कर्ष आप दे सकते हैं आराम से, है ना। तो निष्कर्ष देते हुए, निष्कर्ष में क्या है कि 1857 विद्रोह क्या है, अपने अंतर्निहित कारणों से असफल हुआ, उसमें बहुत सारी दिक्कतें रही हैं। अब असफल होने का कारण पूछा गया होता तो अलग प्रश्न होता, फिर बताना 1857 ही था। तो विद्रोह अंतर्निहित कारणों से असफल हो गया और मूल उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए, पर लेकिन फिर भी बिहार सहित देश के लिए इस क्रांति के प्रभाव दूरगामी रहे। क्या, क्यों, कैसे दूरगामी रहा? कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन को इसने प्रेरणा दी। ठीक है, 1857 के बाद जो चित्र बनने लगे उनका तरीका अलग हो गया,
भारत माता की फोटो बनने लग गई है ना, एक महिला की तरह उनको दिखाया गया, जंजीर में जकड़ा हुआ दिखाया गया। महारानी लक्ष्मीबाई की फोटो बनी, तलवार लेके एक बच्चा पीठ पे बांधे हैं घोड़े पे, और लगाम को मुंह में लगाए हुई हैं। ऐसे चित्र बनाए गए। अब इसका प्रभाव तो आप कला के क्षेत्र में भी बता सकते हैं फिर बढ़िया से। समाज का चित्रांकन किया जाने लग गया है। अगर चित्रकला पर प्रभाव देखा जाए तो इस तरीके से कुछ प्रभाव आप बताएंगे उसमें। ठीक है, तो भैया निष्कर्ष देते हुए आप अपना उत्तर यहाँ पे समाप्त कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 1858 से 1914 के दौरान बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के संप्रसार का वर्णन कीजिए। संप्रसार तो धीमी गति से ही रहा ना बिहार में। और ब्रिटिश सरकार जो थी, वो सरकार जो शिक्षा के प्रति उसने नीतियां अपनाई ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश सरकार उसका कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, विशेष फायदा नहीं हुआ। इसका एक थोड़ा सा परिचय देने के बाद आप आ जाइए अपने पॉइंट पे कि 1858 से 1914 तक क्या क्या हुआ है। तो प्राथमिक शिक्षा पे सबसे पहले चलेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा जो है भाई, इसमें वुड्स डिस्पैच याद रखना और हंटर आयोग, इन दोनों का वर्णन अनिवार्य है। तो वुड्स डिस्पैच क्या, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित अनुशंसा की। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने रिपोर्ट 1858 से 1882 तक भारत की शिक्षा व्यवस्था के संबंध में मार्गदर्शन करती है। 1859 जो वुड्स डिस्पैच रहा है, वो गाँव में देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित करने की अनुशंसा की थी। फिर दूसरा है हंटर कमीशन, 1882 में बन रहा है ना। और याद रखिए 1854 के बाद जो देश में शिक्षा की दिशा में जो प्रयास हुए, उसकी जो प्रगति की समीक्षा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। उसने क्या कहा कि केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रखा गया। ठीक है, तो इसने प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विकास की और विशेष ध्यान देने की सिफारिश की थी। साथ में ये भी कहा कि शिक्षा को जीवन में उपयोगी बनाने के लिए उपयोगी विषयों तथा स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की अनुशंसा की। किसने की? ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, हंटर आयोग ने दी थी। अब प्री एग्जाम देंगे तो उसमें हो सकता है स्टेटमेंट के रूप में आ जाए, तो आप सही करके आएंगे। फिर आ जाते हैं माध्यमिक शिक्षा की तरफ। इसमें भी वही करना है, वुड्स डिस्पैच का जिक्र करना पड़ेगा। इसने क्या किया भाई, वुड्स डिस्पैच ने प्राथमिक विद्यालय के ऊपर आंग्ल देशी भाषाई हाई स्कूल प्रत्येक जिला में खोलने की अनुशंसा की थी। किसने? वुड्स डिस्पैच ने। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए बिहार में क्या हुआ कि पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा, छपरा में जिला स्कूल की स्थापना की गई। प्रारंभिक स्तर पर भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा व्यवसाय के अनुकूल ढाला जाता था। सरकार द्वारा खोले गए विद्यालय में मुख्य जोर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी भाषा पर दिया जाता था। इसी आयोग की देन है कि बिहार में 1863 में देवघर, मोतिहारी, हजारीबाग, चाईबासा, देवघर पहले बिहार में ही था, अब झारखंड में हो गया, अलग मैटर है। इन सब में भी जिला स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई थी। दक्षिणी बिहार में उस समय का संथाल परगना है, ठीक है, में भी एक उच्च विद्यालय की स्थापना हुई। फिर 1882 का हंटर आयोग आया, तो उसने भी कुछ सिफारिश की होगी। खास करके उसने गांव, कस्बा, शहर में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया था। किसने? इस हंटर आयोग ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, और साथ में विद्यालयों की स्थापना की भी गई। इसके अलावा बिहार में और क्या क्या हुआ है? बिहार में स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण रही। उन्होंने भी काम किए हैं। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ईसाई मिशनरियों का भी योगदान इसमें रहा है। ठीक है, ब्रह्म समाज के द्वारा देखा जाए तो पटना में एक राम मोहन राय सेमिनरी नाम से विद्यालय की स्थापना हुई, जो इस समय
एक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है, आज भी है वो पटना में। ईसाई मिशनरियों ने भी किया, धर्म प्रचार का तो काम किया ही, लेकिन धर्म प्रचार के साथ साथ उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रसार किया है। मुसलमानों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई है ईसाई मिशनरियों द्वारा शिक्षा प्रसार के क्रम में। ठीक है, वो जो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई उसके संस्थापक कौन है? इमदाद अली खान। फिर 1886 में मोहम्मदन एंग्लो एरेनिक स्कूल की स्थापना हुई, मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा हुई। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पटना और कटक में भी विद्यालय खोले गए, है ना। ये इसी समय की है भाई माध्यमिक शिक्षा। अच्छा, अब उच्च शिक्षा क्या है? उच्च शिक्षा में देखेंगे तो पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई है। वुड्स डिस्पैच की अनुशंसा की गई थी जो उसके अनुरूप है। मुंगेर, मुजफ्फरपुर, हजारीबाग और भी नगरों में कॉलेज की स्थापना हुई। 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता। उच्च शिक्षा वाले में वुड्स डिस्पैच की अनुशंसा तो है ही, साथ में थॉमस रैले। विश्वविद्यालय में शिक्षा की स्थिति का आकलन करने के लिए थॉमस रैले आयोग बनाया गया था। तो थॉमस रैले बंगाल बिहार जो है उसमें बंगाल का हिस्सा था। तो 57 में क्या किया गया? कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से उच्च शिक्षा का प्रसार किया गया है। 1902 में क्या हुआ है कि 1902 में एक स्कूल खुला, कॉलेज, स्कूल नहीं कॉलेज था, नाम है पूसा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर एक्सपेरिमेंट फार्म की स्थापना होती है 1902 में। इसमें कृषि में शोध विकास में महत्वपूर्ण भूमिका ब्रिटिश भारत में भाई। और बाद के काल में क्या किया गया? पशुपालन, पशु चिकित्सा के प्रयास को भी बढ़ावा देने का उपाय किया गया इसी में, पूसा में। नाम याद रखना पूसा का। अंत में निष्कर्ष दे देना भाई, उपरोक्त जो भी प्रयास रहे उसके बाद भी बिहार में शिक्षा का प्रसार, संप्रसार और शैक्षणिक स्तर काफ़ी कम ही रहा है। और इसका कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार के ट्रिकल डाउन अप्रोच को अपनाना था। हालांकि बिहार में क्या था? पाश्चात्य शिक्षा के संप्रसार का उद्देश्य अपनी ज़रूरतों के अनुरूप मानव श्रम शक्ति का निर्माण करना था। बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में ये था। यहाँ पे पूरे भारत का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था इनका सिस्टम। ये हो गया आपका निष्कर्ष। उत्तर खत्म। अगला उत्तर प्रश्न है सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? वर्तमान समय में सूफीवाद कैसे प्रासंगिक है, स्पष्ट करना है भैया। तो स्पष्ट करना है हमें। तो पहली बात तो सूफीवाद है क्या? फारस में जन्मा सूफीवाद एक परिचय के रूप में अगर हम बताना चाहें तो फारस में जन्मा सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक उदारवादी सुधार आंदोलन था जो 12वीं शताब्दी तक आते आते 12 सिलसिलों में संगठित किया जा चुका था। इसके 4 सिलसिले हैं। उन 4 सिलसिलों के बारे में चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी, कादरी रियाज और नक्शबंदी सिलसिले, 4 सिलसिले। बात बतानी है कि प्रासंगिक कैसे है ये, तो पहले विशेषता बतानी पड़ेगी, क्योंकि भैया प्रासंगिक तभी बता सकते हैं जब आपको इसकी विशेषता पता होगी। तो विशेषता क्या है? विशेषता भाई है मौलिक सिद्धांत। मौलिक सिद्धांत क्या है कि ईश्वर मनुष्य के बीच प्रेम का संबंध जो है सूफीवाद का आधार है। अब आप इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा सकते हैं। केंद्रीय विचार इनका था। केंद्रीय विचार कैसा था? केंद्रीय विचार है भैया आत्मा का विचार, दैवीय निकटता, दिव्य प्रेम, आत्मविनाश। मानव प्रेम क्या है? मानव प्रेम की बात करें तो ईश्वर से प्रेम का अर्थ क्या है? मानवता में से प्रेम है। समानता में विश्वास करते थे लोग। सूफीवाद सभी धार्मिक सांप्रदायिक भेद से परे था, सभी को ये समान मानता है। आत्म अनुशासन की भी बात की गई है इसमें, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो कि आवश्यक होता है। आंतरिक पवित्रता थी इसमें।
ये सारी चीज़ें थी। इन सब का वर्णन करने के बाद आप आ जाएंगे वर्तमान प्रासंगिकता क्या है इसकी, फिर जो प्रश्न का मुख्य बिंदु है। अभी स्पष्ट होगा ना। प्रासंगिकता क्या है? अहिंसा, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति में विश्वास करना इनका वो है काम, इनका आधार रहा, इनकी मान्यता रही। तालिबान के कट्टरपंथी जो है रूप के विपरीत है, जो कि प्राणियों में समानता या किसी भी सामाजिक वर्गीकरण में विश्वास नहीं करता है। बात करेंगे सामाजिक कल्याण की भी एक पॉइंट के रूप में, तो धर्मार्थ प्रकृति के साथ साथ क्या है? अनाथालय, महिला सेवा केंद्रों की स्थापना पर इन्होंने जोर दिया, और यह काम हम कोविड-19 के दौरान महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं। फिर नैतिकता की बात कर लेते हैं। नैतिकता भी है कुछ। कैसी नैतिकता? कि सत्ता के संघर्ष के दौरान यह उनके नैतिक दायित्वों की याद दिलाता है। तो फिर ध्यान क्या है? इसमें ध्यान भी एक पॉइंट है। ध्यान एक ऐसा शब्द है ना कि जो हमारे शरीर और दिमाग में बढ़ते तनाव को क्या करता है? शांति तो प्रदान करता है, साथ में संतुलित करता है, उस तनाव को कम करता है। जो क्या करते हैं, जो फायदा उसमें होगा कि भावनात्मक बल मिलेगा, और फिर भावनात्मक जब बल मिलेगा तो हम क्या करेंगे? व्यक्ति की भलाई में अपना ध्यान देंगे, व्यक्ति की भलाई में काम करेंगे, समग्र स्वास्थ्य को हम लाभ पहुंचाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें। फिर निष्कर्ष भी देना है लास्ट में कि सूफीवाद दुनिया में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन पर व्यापक प्रभाव छोड़ा है। धार्मिक सांप्रदायिक संघर्षों से दूर रहने के लिए क्या है? यह दृढ़ और नागरिक समाज के शांतिपूर्ण तत्व बनाने का प्रयास करते हैं। अतः सूफीवाद की शिक्षाएं दुनिया भर में मानवता के लिए मार्गदर्शक हो सकती हैं। इसी के साथ उत्तर समाप्त आपका। अगला है, और आज का अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है ना, फिलहाल समझ में आना चाहिए, वीडियो चाहे जितनी लंबी चली जाए। ठीक है। प्रश्न है, भारत में प्रश्न है कि भारत में विविधता में एकता बनाए रखने में क्षेत्रवादी खतरा है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो पहली बात तो भारतीय सभ्यता, जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय समाज है, उसकी क्या है? उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विविधता में एकता। यहाँ पे इस मतलब भारत जैसी भूमि पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहाड़ी क्षेत्र से, कोई मैदानी क्षेत्र से, कोई तटीय क्षेत्र से, कोई मरुस्थलीय क्षेत्र से, कोई उपजाऊ मैदान से, तो कोई पठारी क्षेत्र से रहते सब हैं, लेकिन सब हैं कौन? भारतीय हैं, है ना। तो इसी की बात कर रहे हैं, एथनिसिटी। जैसे नागालैंड में आप देखेंगे हर एक पहाड़ी के उस पार एक दूसरा धर्म बसता है, उनकी दूसरी मान्यता है, उनका सारा तरीका अलग, पूजा करने का तरीका अलग उनका। एथनिसिटी के लिए नागालैंड प्रसिद्ध है, याद रखना इसको, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो मतलब क्या है इसका कि विविधता में एकता का मतलब क्या है? फिर विविधता में भैया एकता का मतलब है कि भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता तो है, फिर भी देश की अखंडता और अखंडता पर बल दिया जाता है ना। कुछ भी हो जाए, ये हो गया आपका विविधता में एकता। तो क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद एक राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और वैचारिक रूप से क्षेत्र विशेष के हितों को सर्वोपरि रखने वाली अवधारणा है। बता सकते हैं जिसके लिए क्या करते हैं? पृथक भाषा, अलग भौगोलिक विभाजन, निजातीय पहचान। कोई मैदानी क्षेत्र का है, कोई पहाड़ी क्षेत्र का है, कोई तटीय क्षेत्र का है, तो कोई मरुस्थलीय क्षेत्र का है, कोई पठारी, इधर पठारी क्षेत्र, कोई उपजाऊ मैदान वाले एरिया का है ना। ऐसा भी तो है। यूपी में कोई पूर्वांचल का है, तो कोई बुंदेलखंड का है, कोई वेस्ट यूपी का है, तो कोई मध्य यूपी का है। क्षेत्रवाद ही तो है।
है ना। तो जिसके लिए पृथक भाषा, अलग भौगोलिक विभाजन, जातीय पहचान, असमान विकास, धार्मिक पहचान, ये सब हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पृथक राज्य की मांग होती है, विशेष राज्य की मांग होती रहती है। गोरखालैंड जैसे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद का कारण क्या हो सकता है? क्षेत्रवाद का जो कारण है, उस कारण में हम देखेंगे तो क्षेत्रवाद का कारण भाषा है, पहली बात तो। दूसरा धर्म है, तीसरा क्षेत्रीय संस्कृति है, निर्जातीय पहचान, जैसे बोडोलैंड है आंदोलन। आर्थिक पिछड़ापन भी है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना को लेकर बीच में रहा है, इस समय विदर्भ वाले क्षेत्र को है, मराठवाड़ा एरिया महाराष्ट्र का। राजनीतिक दलों का भी उदय होता है, ये क्षेत्रवाद का कारण है, ठीक है। और इसके अलावा भूमिपुत्र का सिद्धांत है, कोई गांव का है तो कोई शहर का है ना, ये भी एक क्षेत्रवाद के उदय का ही कारण है। फिर उसके बाद अब हम क्षेत्रवाद कैसे हमको साबित भी करना है कि कैसे खतरा है विविधता में एकता के लिए, तो हमें पहले तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी पता चलना चाहिए कि नकारात्मक है क्या, वही नकारात्मक क्यों है, क्या क्या है नकारात्मक, कैसे नकारात्मक है। तो नकारात्मक में सबसे पहले उग्रवाद का उदय होता भाई, है ना, सुने होंगे कई बार। बाहर रहे होंगे, दिल्ली कहाँ से हैं, बिहार से या यूपी से हैं। यूपी में कहाँ भी, पूर्वांचल कहाँ, गोरखपुर में कहाँ, अच्छा यहाँ पे, है ना, अच्छा, अरे समझ गए। तो उसके साथ 4 चाय और पी लेंगे, वो पैसा भले अपनी जेब से दे दे। अगर उसके साथ किसी ने बदतमीजी की तो फिर समझ लीजिए, है ना। उग्रवाद का उदय होता है, असममित विकास होता है, कहीं पूर्वांचल का विकास करना है ना, कहीं दक्षिणी बिहार का विकास होना चाहिए, कहीं मध्य बिहार का विकास होना चाहिए, ठीक। विदेश नीति के लिए चुनौती भी होती है, अगर ऐसे सब लगा रहेगा तो विदेश नीति प्रभावित तो होंगी, जाहिर सी बात है। उसके अलावा मौलिक अधिकारों को भी प्रतिबंधित करता है, किसी न किसी का मौलिक अधिकार तो प्रतिबंधित होगा ही, जो भारी पड़ेगा वो अगले के अधिकार को छीन लेगा, छीन सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है, उसको शिक्षा से कर देगा, व्यवसाय से कर देगा, रोजगार से कर देगा, हर चीज़ से कर सकता है भाई। संवैधानिक लोकाचार के विरुद्ध संविधान बहुत सारे प्रावधान हैं, है ना, जैसे डीपीएसपी को के विरुद्ध नहीं हो जाएगा ये, फिर क्योंकि हमको समालोचनात्मक विश्लेषण भी करना है। तो विश्लेषण करना भाई, तो हमको इसका नकारात्मक बताए तो सकारात्मक भी बताना चाहिए, तो सकारात्मक भी प्रभाव है। सकारात्मक क्या है कि सममित विकास होगा, विकास तो इस क्षेत्र का होगा। दूसरी चीज प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद रहेगा, है ना। अगर क्षेत्र से मान लीजिए विधायक जी पहुंच गए हैं विधानसभा में, तो अपने क्षेत्र की तो बात उठेबे करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको अगला चुनाव भी तो लड़ना है और जनता के प्रतिनिधि हैं, ये भी ध्यान रखना उनको, ठीक है। और यूपी पर ध्यान नहीं देंगे तो यूपी वाले क्या करेंगे, केंद्र सरकार अगर यूपी पर ध्यान ना दे, बिहार पे ध्यान ना दे, तो बिहार यूपी वाले क्या करेंगे, नहीं देंगे, उनको जिताएंगे ही नहीं, सरकार उनकी बननी नहीं चाहिए फिर तो, है ना। तो प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद ये है, ठीक है। ये दूसरी चीज है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है ये, समझ रहे। इसके अलावा फिर सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है, एक दूसरे के लिए सेफ्टी वॉल्व भी तो है। तो ये इसका हो गया सकारात्मक प्रभाव, विश्लेषण हो गया, नकारात्मक भी बता दिए, सकारात्मक भी बता दिए। अब अंत में बचता निष्कर्ष।
निष्कर्ष क्या होगा भाई? निष्कर्ष ऐसे हो सकता है कि अतः, या इस प्रकार, या इस प्रकार हम कह सकते हैं, या इस प्रकार कहा जा सकता है, या फिर कुल मिलाकर। क्षेत्रीयता भारत की संघीय राजनीति में एक प्राकृतिक घटना है जिसे राज्य व्यवस्था की संघीय व्यवस्था ने वास्तव में क्षेत्रवाद को व्यवहार बना दिया। संघीय राजनीतिक प्रणाली में एक केंद्र अपसारी बल का गठन करती है। कौन? क्षेत्रीयता। निहित स्वार्थ की पूर्ति के साथ साथ भारतीय समाज को ये खतरे में डालती है। अतः क्षेत्रवाद के साथ ही पहले भारतीय होने की बात पर जोर देना चाहिए। हम यूपी के, बिहार के हैं, लेकिन उससे पहले हम भारत के हैं। जब हम भारत के हैं तो भारत तो पूरा एक देश है, तो देश की एकता की बात हो गई, उसकी अखंडता की बात है। कोई यूपी बिहार नहीं, सब भारत के हैं। एकल नागरिकता तो भारत के ही तो हैं। पर संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए भाई। इस तरीके से आप अपना निष्कर्ष दे देंगे, और निष्कर्ष के बाद क्या करेंगे? अपना प्रश्न, आपका उत्तर ये समाप्त हुआ। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं, एक प्रश्न है इसमें अभी, लेकिन ये कल करेंगे। कल नहीं, मतलब अगले वीडियो में आएगा। एक दिन के अंतराल पर वीडियो बनेगी। ठीक है, डेली वीडियो नहीं देंगे, पहली बात बता देते हैं, ध्यान रखिए आप लोग। तो ये हो गया प्रश्न, पूरा कंप्लीट हुआ। 10 प्रश्न हो गए, 5 प्रश्न हर वीडियो में रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी भाई, वीडियो को ध्यान से सुनना, पहली बात तो नोट डाउन करना है। सब्सक्राइब करिए मत करिए आपकी मर्जी, लाइक करना है करिए, ना करिए कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक कर दो, सुन के लेकिन फ़ायदा उठाओ। ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, उसको लाइक करने की, फ़ायदा मिल जाए बस, बात ख़त्म। ठीक है, हमें आपके फ़ायदे की चिंता, अपनी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब मस्त है ना। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनसे भी बोलिए, वो भी देखें, वो भी पढ़ें, आंसर राइटिंग करें, वो भी बढ़िया से लिखें। एक प्रश्न डेली लिख सकते हैं आराम से, पेपर चाहे जैसा भी हो, चाहे जब हो पेपर। ठीक है, क्योंकि पिछले कई सालों से आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। जब लिखने की ठानेंगे तो लिखना स्टार्ट कर देंगे। अभी भी पिछले कितने साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखने बैठते हैं तो हाथ काँप जाता है। क्यों? पढ़े नहीं है क्या? पढ़े तो ही है, लेकिन समझ में ही नहीं आता। क्यों? अभी तक हमने प्री के लिए, प्री पर ही जोर मार दिया पूरा, प्री निकल जाए, बस प्री निकल जाए। कौन सा तीर मारने वाले फिर? मेंस के लिए 2 महीने 1 महीने टाइम मिलेगा, क्या करेंगे उसमें? तैयारी तो अभी से बनानी ना भाई, तो तैयारी बनाओ, डेली प्रैक्टिस करो, एक प्रश्न लिखो बस, ज़्यादा मत लिखो। तो इसी के साथ कुल मिला के आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।